अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th फिज़िक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 हम स्टडी कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए। ये जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनका मतलब ये होता है कि ऐसी एनर्जी की सोर्सेज जिनको हम कोई एक्सटर्नल मीन से रिप्लेस्ड कर सकते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, उनको हम दोबारा रिप्लेस्ड नहीं कर सकते थे, जबकि जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इनको हम रिप्लेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। सनलाइट एंड वाटर पावर आर द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सूरज की रोशनी और जो पानी के जरिए पावर आपको हासिल होती है वो रीन्यूएबल सोर्सेज की मेन सोर्सेज हैं। ठीक है, मेन जो ज़राए हैं रीन्यूएबल सोर्सेज के वो सनलाइट और वाटर पावर है। उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज के अंदर एनर्जी फ्रॉम वाटर, कि पानी के ज़रिए आप किस तरह से एनर्जी हासिल करते हैं। अगर आप देखें पानी के ज़रिए जो एनर्जी हासिल है हो रही है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, पानी के ज़रिए जो बिजली बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनाई जा रही है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे आप एशिया की बात करें चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, हर जगह पे पानी के ज़रिए बिजली तैयार की जा रही है। ठीक है, तो अब जो ये पानी के ज़रिए बिजली हासिल की जाती है या एनर्जी हासिल की जाती है, ये क्या चीज़ है? वेरी चीप प्रोसेस, ये बहुत सस्ता प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जनरेट करने का। ठीक है, उसके बाद डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल लोकेशंस। जो डैम्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास यूज होते हैं बिजली बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि डैम्स में आप पानी स्टोर करते हैं और उस स्टोरेज के साथ, उनकी वाटर स्टोरेज के साथ जो डैम्स हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब जो डैम्स हैं वो कहां लोकेट किए जाते हैं? तो बच्चे डैम्स लोकेट किए जाते हैं सूटेबल लोकेशंस पे, यानी कि जहां पे मेन एक आबादी रह रही हो उस एरिया में नहीं, उनसे थोड़ा साइड एरियाज के अंदर डैम्स लोकेट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डैम्स के एडवांटेजेस क्या हैं? दे आर यूज टू कंट्रोल फ्लड्स बाय स्टोरिंग वाटर। ये जो पानी स्टोर करते हैं उनके जरिए ये फ्लड्स यानी कि सैलाब वगैरह को रोक सकते हैं। ठीक है, सैलाब वगैरह जो अक्सर आप देखें दरियाओं वगैरह में आ जाते हैं, तो ये जो डैम्स हैं इसमें जो स्टोर वाटर होता है उसके जरिए आप उन फ्लड्स को या उन सैलाब वगैरह को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पहले ही बात की मैंने कि डैम्स के जरिए आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे? डैम्स में जो वाटर स्टोर्ड होता है उसके जरिए आप इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है इस प्रोसेस के थ्रू वो बहुत ही ज्यादा चीप प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा सस्ता अमल है। ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा कंसीडर हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम सन। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम सन के अंदर बात होगी सोलर एनर्जी की। ठीक है, तो हम देखते हैं सोलर एनर्जी क्या है। सोलर एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जो सन से हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, शमसी तवानाई मिल रही है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अपने मतलब एक नीड के लिहाज से हम उसकी मतलब जो है वो यूज कर सकते हैं। क्या हमने वो डायरेक्ट यूज करनी है या इनडायरेक्ट यूज करनी है, वो हमारी नीड पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस चीज के लिए कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जो सनलाइट, सूरज की जो रोशनी आती है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती, वो एनवायरनमेंट को आलूदा नहीं करती। माहौल बिल्कुल उससे साफ सुथरा रहता है, आलूदा नहीं होता। सन रेज आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो सन रेज हैं, सूरज की जो शुआएं हैं, वो जमीन के ऊपर हमारे जिंदगी गुजारने के लिए सबसे ज्यादा मेन सोर्स हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अहम सोर्स है हमारे पास जिंदगी गुजारने के लिए। अब आपको पता है, अगर आप देखें इस बात को इस तरह से कि जब आप धूप में बैठते हैं तो आप कहते हैं कि हमें वहां से विटामिन मिलता है, विटामिन डी वगैरह हम कहते हैं कि हमें वहां से मिलता है। तो हमारे ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी नशोनुमा के लिए ये जो सन रेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़
वी आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट फॉर आवर फूड एंड फ्यूल। ठीक है, कि हम अपनी खुराक और फ्यूल के लिए सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं उस पर। इस बात को आप इस तरह से कंसीडर करें, जो आप फल वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स जो खाते हैं, वो जो दरख्तों के ऊपर नशुमा उनकी जो होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। ठीक है, जो सूरज की रोशनी जब उनके ऊपर पड़ती है तो वहां से उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, और आहिस्ता 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 वो इस काबिल हो जाते हैं कि आप उनको फ्रूट्स यानी कि अपनी एनर्जी के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ वी फाइंड अ सुटेबल मेथड टू यूज अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रीचिंग अर्थ, अगर हम एक सुटेबल एक बेस्ट मेथड तैयार कर लें किस चीज के लिए, टू यूज अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रीचिंग द अर्थ, जो कि एनर्जी हमारे पास सन से आ रही है अर्थ तक, उससे थोड़ी सी फ्रैक्शन, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले हमें, इट वुड बी इनफ टू फुलफिल आवर एनर्जी नीड्स। तो वही मेथड के थ्रू जो हमें एनर्जी मिलेगी जो कि सन से आ रही होगी, वो एनर्जी इनफ होगी हमारी एनर्जी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, यानी कि हमारी जो खुराक है, हमारा जो हम उसके जरिए फ्यूल के तौर पे उसे यूज करते हैं, उन तमाम पर्पसेस के लिए जो वो एनर्जी हमें हासिल होगी वो इनफ होगी, वो काफी होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन पे हम बात करेंगे विंड एनर्जी की। ठीक है, यानी कि हवा के जरिए जो आपको एनर्जी हासिल होती है वो क्या होती है। ठीक है, जो ये एनर्जी है विंड एनर्जी, यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज, ये जो तरीकाकार है, ये जो एनर्जी की सोर्स है, जो हवा के जरिए आप एनर्जी हासिल करते हैं, ये सेंचुरीज से चलती आ रही है चीज। ठीक है, अब आप ये देखें, जो आपका ये फैन है, ठीक है, आपको यहां से एक मतलब अगर गर्मियों में आप देखें तो आपको अगर फैन नहीं चलाते तो बहुत ज्यादा पसीना आता है। ठीक है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको यहां से जो हवा मिलती है बेसिकली वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वहां से आप अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रेश रखते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा पसीना नहीं आता, गर्मी ज्यादा नहीं लगती, तो ये जो है बेसिकली विंड एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद पावर्ड सेलिंग बोट्स अक्रॉस द ओशियंस, ये जो विंड एनर्जी है ये समंदरों में जो सेलिंग बोट्स होती हैं उनको पावर्ड करने के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है, कि मतलब उनको रन करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें, अक्सर आप विलेजेस के अंदर देखें तो आपको एक बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ नज़र आती है, जो कि टर्बाइन्स होते हैं, वो ऊपर से आपको अगर देखें तो वो ऊपर एक उसके मैग्नेट्स लगे होते हैं, आपको लगता है वो पंखा है। ठीक है, वो जो टर्बाइन्स के ऊपर एक पंखा सा लगा हुआ आपको घूमता हुआ नजर आ रहा होता है, वो पंखा नहीं होता, बेसिकली वो मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे आपको हवा जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे हवा उस लिहाज से नहीं मिलती, यानी कि उनकी जो प्रॉपर एक उनका मतलब एक उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो उस लिहाज से नहीं होती कि वहाँ पे आपको हवा ज़्यादा से ज़्यादा आसान से आसान मिल सके। तो ऐसे इलाके जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिले वो आपके विलेज एरियाज़ हैं। ठीक है, विलेज एरियाज़ में होते हैं टर्बाइंस, जैसे मैंने आपको बात की, वो एक ऊपर पंखा सा उनका लगा होता है और हवा जैसे ही उन पे पड़ती है तो वो पंखा चलने लगता है। उसके जो मैग्नेट होते हैं, उस मैग्नेट के घूमने से वहां से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, और वो एनर्जी जो है वहां पे वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के तौर पे यूज हो सकती है। ठीक है, या फिर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूज हो सकती है, जिससे आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम वॉट की पावर अटेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं ये किस तरह से होता है। When wind machines are grouped together, जब बहुत सारी विंड मशीन्स एक दूसरे के साथ मिला दी जाएं, जोड़ दी जाएं, तो क्या होगा, ऑन अ विंड फार्म, एक विंड फार्म के ऊपर दे कैन जनरेट इनफ पावर टू ऑपरेट अ पावर प्लांट। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर इन सारी की सारी विंड मशीन्स को विंड फार्म्स के ऊपर ग्रुप को मतलब कर दिया जाए, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो इनके पास इतनी पावर आ जाती है कि ये एक पावर प्लांट वहां से रन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से ये एक पावर प्लांट रन कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्रीज के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए एक दिन के अंदर 1300 मेगावाट पावर जनरेट की जाती है पावर प्लांट को रन करने के लिए। ठीक है, यह बात आपसे एज एन एमसीक्यू पूछी जा सकती है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर कितने
मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी या आपके पास पावर जो है वो जनरेट की जाती है एक दिन के अंदर, तो 1300 मेगावाट पर डे ये पावर जनरेट की जाती है पावर प्लांट को रन करने के लिए। जबकि अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर 100 मेगावाट, ठीक है, या मोर, उससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी एक दिन में वो पावर आप जनरेट करते हैं पावर प्लांट्स को रन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी जो तरीक़ाकार है ये भी एक एनर्जी का सोर्स है जिसे हम कहेंगे रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो टरबाइन यूज़ हो रही है, ठीक है, उसको हम दूसरे भी पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो आपकी एनर्जी हो रही है यूज़, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी एनर्जी के फॉर्म के अंदर, ठीक है बच्चे। तो ये बात थी विंड एनर्जी के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल यानी कि अर्थ, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो जो अर्थ को हीट अप करके जो एनर्जी आपको मिलेगी वो होगी जियोथर्मल एनर्जी। और वो बेसिकली किस तरह से होती है, अब ज़मीन के अंदर अगर आप देखें तो लावा होता है, ठीक है। जब वो लावा, और वो जो लावा होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब उस लावा का टेम्परेचर एक रेन से इंक्रीज कर जाता है तो वो इतना हीट अप हो जाता है कि वहाँ से ज़लज़ले वगैरह आते हैं, सैलाब आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि एक जो अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा डीप पार्ट है, जब बहुत ज़्यादा वो हीटअप हो जाता है तो वहाँ से ज़लज़ले वगैरह आते हैं जो कि आपके लिए नुकसान का बास बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको कौन सी एनर्जी हासिल होती है, जियोथर्मल एनर्जी। इस प्रोसेस से जो आपको एनर्जी हासिल होती है उसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो हम देखते हैं कि बेसिकली वो एनर्जी क्या होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अर्थ प्रोवाइड्स अस हॉट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड हॉट स्प्रिंग। दुनिया के कुछ हिस्सों के अंदर जो ज़मीन है वो हमें गर्म पानी मुहैया करती है, कहाँ से, ग्लेशियर से, यानी कि गैसेस से, एंड हॉट स्प्रिंग, और हॉट स्प्रिंग से, ठीक है, यानी कि पाइप्स वगैरह से। आगे है बात मैग्मा की, ठीक है, कि मैग्मा क्या होता है। मैग्मा ये वही लावा है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ज़मीन के अंदर एक बहुत ज़्यादा गहराई में एक गर्म हिस्सा, उसे आप मैग्मा या लावा कहते हैं। There is a hot molten part deep in the earth which is called magma, ठीक है, ये मैग्मा की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर रीचेस क्लोज टू द मैग्मा। अब ज़मीन के अंदर अगर आप देखें अक्सर तो पानी भी मौजूद होगा, ठीक है। अब वो पानी जब मैग्मा यानी कि लावा के करीब जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पानी स्टीम के अंदर, ठीक है, यानी कि भाप में तब्दील हो जाता है। और भाप में क्यों तब्दील होता है, क्योंकि लावा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो वो वाटर को भाप में यानी कि स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। और उस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, उसे नाम देते हैं आप जियोथर्मल एनर्जी का। इस प्रोसेस से जो सारी की सारी आपको एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, उसे आप नाम देते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो है रीन्यूएबल एनर्जी की सोर्स, वो है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। कि बायोमास के जरिए आप एनर्जी किस तरह से हासिल करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बायोमास होता क्या है, ठीक है। अब बायोमास इज अ प्लांट और एनिमल वेस्ट विच कैन बी बर्न्ड एज अ फ्यूल। कि बायोमास पौधों का या जानवरों का एक ऐसा वेस्ट होता है, एक ऐसा फुजला होता है जो कि आप ईंधन के तौर पे जला सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है, पौधों का या जानवरों का एक ऐसा फुजला या जहरीला मवाद होता है जिसको आप ईंधन के तौर पे जला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बायोमास की फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जो तमाम की तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स आप देखते हैं वो मोस्टली बायोमास होती हैं। अब उनमें कौन कौन सी हैं, गार्बेज फॉर्म वेस्ट, कूड़ा क्रिकेट से जो आपको वेस्ट हासिल होता है वो क्या होता है, बायोमास। क्यों, क्योंकि उससे जो आप कूड़ा करकट को अगर जलाएं तो उसको भी आप ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी क्या चीज़ आपको अटेंड होगी, बायोमास यहाँ से ऑब्टेंड होगी, ये बायोमास की एक फॉर्म होगी। उसके बाद शुगर केन, यानी कि गन्ने के जूस में से जब जूस वगैरह आप निकाल लें तो उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसे आप नाम देते हैं शुगर केन का, वो भी बेसिकली बायोमास की एक फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अदर प्लांट्स, और दूसरे पौधों से
कुछ जो आपको वेस्ट हासिल होता है उसे भी आप फ्यूल के तौर पे बर्न कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी आपको जो चीज़ हासिल होगी वो भी क्या कहलाती है आपके पास, बायोमास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ये जब आप इन वेस्ट को, इन गार्बेजेस को जब आप बर्न करते हैं, जब आप फ्यूल के तौर पे इनको यूज़ करते हैं, तो इनसे होता क्या, जब इन वेस्ट को बर्न किया जाता है तो यहाँ से आपको गैसेस ऑब्टेन्ड होती हैं जिनको हम नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और मीथेन गैस का। और वो गैसेस बेसिकली यूज होती हैं एज अ फ्यूल, वो गैसेस यूज होती हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, और वहाँ से जो आपको एनर्जी हासिल होती है इसे आप कहते हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास, यानी कि उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जब आप बर्न करते हैं वहाँ से आपको गैसेस मिलती हैं। ठीक है, और वो फ्यूल के तौर पे यूज़ होती हैं और उससे जो एनर्जी आपको हासिल होती है उसे आप नाम देते हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास। और उस एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं टू रन पावर प्लांट्स, पावर प्लांट्स को रन करने के लिए उस एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। तो ये तमाम की तमाम जो सोर्सेज थी वो थी एनर्जी की रीन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि जिनको हम रिप्लेस्ड कर सकते हैं, काबिल तजदीद ज़रा एनर्जी के। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके पास टोटल है 5 ये आपके पास टोटल है। ठीक है, इन तमाम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर मोर स्पेसिफिकली कोई सी 3 के बारे में कहेंगे कि आप नोट लिखें। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, राइट डाउन अ नोट ऑन एनी 3 रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपने इनमें से कोई सी 3 के ऊपर नोट लिखना होगा और पॉइंट सारे के सारे क्लियर कर रहे होंगे जैसा कि आपको यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, इस पूरे के पूरे टॉपिक में एक और सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो बेसिकली है सोलर सेल। ठीक है, सोलर पैनल, सोलर सेल। ठीक है, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम उस टॉपिक का नाम है और उसके अंदर ये मेन चीज़ें आती हैं। सोलर सेल क्या होता है, सोलर पैनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो हम एज अ सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर करके उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपने ये जो टॉपिक पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है कि ये क्या चीज़ें हैं और अच्छे तरीके के साथ इसको आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू।